हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिविध कुक्षीय विमानम। ठीक है, इसमें कुक्षी मतलब होता है, मतलब जो जहाँ पर भोजन स्टोर होता है। तो आहार सेवन सेवन व्यक्ति अपने कुक्षी को तीन भाग में डिवाइड करने वाला। कुक्षी का मतलब यहाँ अमाशय से लिया गया है। ठीक है, जो आपका आहार ग्रहण करते हैं उस आहार को तीन भागों में आपको विभाजित करना है। देखो, तो एक भाग है जो पहला अवकाश है, मतलब पहला जो भाग है, तीन भागों में अब अमाशय को डिवाइड कर लिया। जो पहला भाग है उसमें आप मूर्त मतलब सॉलिड आहारों पदार्थ के लिए, मतलब जो भी आप दाल रोटी वगैरह जो जो खाते हैं उसके लिए है। ठीक है, द्वितीय विकास द्रव्य लिक्विड आहार पदार्थों के लिए, मतलब कोई भी पीने वाली चीज़ है, जूस वगैरह पीते हैं या पानी वगैरह पीते हैं तो उसके लिए रख सकते हैं। तृतीय विकास आपको खाली रखना है वात पित्त कफ आदि दोषों के लिए। ठीक है, तृतीय विकास मतलब खाना जो खाना है वो 3/4 आपको खाना है एक तरीके से, मतलब 1/3 मतलब 2/3 आपको खाना खाना है एक तरीके से, सॉरी 2/3 आपको खाना खाना है। ठीक है, 1/3 पानी पीना है, 1/3 भोजन करना है, 1/3 खाली रखना है। ठीक है, मात्रा के साथ आहार विधि विशेषायतन का भी पालन करें। मतलब आहार विधि विशेषायतन, प्रकटीकरण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोगिता, इन सारी चीज़ों का भी पालन करना चाहिए। साथ में आहार विधि विधान का भी आपको पालन करना चाहिए। मात्रावत आहार करने वाले व्यक्ति विकार रहित रहता है। देखो, मात्रावत जो मात्रा के अनुसार आहार का सेवन करता है वो विकार रहित रहता है। मात्रापूर्वक आहार के लक्षण, उदर में पीड़ा तथा भारीपन का ना होना। मतलब मात्रापूर्वक अगर आप कैसे पता लगेगा कि आपने मात्रापूर्वक आहार किया है, तो उदर में पीड़ा और तथा भारीपन का ना होना, मतलब उदर में पीड़ा भी ना हो और भारीपन भी ना हो। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि आपने मतलब आहार जो है वो सम्यक मात्रा में किया है। ठीक है, उसके बाद हृदय की गति में रुकावट ना पड़े। मतलब कभी कभी होता है ना, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि हृदय की गति में रुकावट, मतलब हृदय में भारीपन होता है, तो वो भी ना हो। ठीक है, भूख प्यास की शांति हो जाए, मतलब ऐसा ना हो कि खाना खाने के बाद भी कभी कभी लगता है नहीं कि पेट भूखा रह गया, तो वो भी ना रहे, वो सिचुएशन भी ना रहे। सांस प्रश्वास की गति सामान्य होना, मतलब एक्सलेशन और इनहेलेशन जो होना चाहिए वो प्रॉपर, मतलब कॉमन, मतलब नॉर्मल वे में होता रहे। ठीक है, आहार की सुखपूर्वक परिपाक, वल वर्ण तथा शरीर की वृद्धि, मतलब आहार का सुखपूर्वक परिपाक हो जाए, मतलब आहार सुखपूर्वक पच जाए और तथा वल वर्ण और शरीर की वृद्धि हो सके। ठीक है, उसका हम लोग पढ़ते हैं हीन मात्रा आहार से हानि। मतलब हीन मात्रा, अगर हम लोग जितना मात्रा में आहार लेना चाहिए अगर उससे कम मात्रा में ले रहे हैं तो क्या हानि होगी हमें। ठीक है, वल वर्ण शरीर वृद्धि का क्षय करने वाले। देखो, पहले बात तो वल का क्षय होगा, दूसरी मतलब कॉम्प्लेक्शन जो कलर है आपका वो कहीं ना कहीं डल हो जाएगा। ठीक है, शरीर जो वृद्धि हो रही है उसमें भी क्षय हो जाएगा। ठीक है, मतलब मसल्स वगैरह वीक वगैरह हो जाएंगी। ओज तथा वीर्य का क्षय होने लगता है। ओज जो होता है वो सब धातुओं का सार भाग होता है, उसका भी क्षय होगा, साथ में वीर्य का भी क्षय होगा। मन बुद्धि इंद्रियों को नष्ट करने वाला, मन बुद्धि इंद्रियां तथा नष्ट हो जाएंगी, आंखें कमजोर हो जाएंगी, मन सही से काम में नहीं लगेगा। ठीक है, बुद्धि सही से काम नहीं करेगी। त्वचाओं की शोभा यानी सुंदरता का नाश करने वाला, पहले वर्ण से हमने बता दिया, तो त्वचा की शोभा यानी सुंदरता का नाश करने वाला। वात रोगों का कारण होता है। देखो, कम अगर आप कोई चीज़ भी कम मात्रा आहार कम मात्रा में करते हैं तो विशेषता ये वात रोगों का कारण होता है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अधिक मात्रा में आहार करने से हानि। तो आहार अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, जितना मात्रा में करना चाहिए उससे भी ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, तो कम मात्रा में कर रहे थे तो हमारा बलवर्ण क्षय हो रहा था, धातुएं क्षय हो रही थी, त्वचा का रंग बेकार हो रहा था, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों दोषों वात पित्त कफ का प्रकोपित होना, मतलब तीनों दोष जो वात पित्त कफ हैं वो प्रकोपित हो जाएंगे। वे प्रकोपित दोष आपक को आहार को अमाशय एवं गुदा मार्ग से बाहर निकालते हुए अलग अलग रोगों को उत्पन्न करते हैं। देखो, अगर आहार बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने कर लिया तो कहीं ना कहीं से तो, मतलब कोई चीज़ अगर ज़्यादा हो गई तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी, या तो मुख मार्ग से निकलेगा, वमन के द्वारा उल्टी और नौजिया जैसी कंडीशन आ सकती है, या फिर गुदा मार्ग से अतिसार के द्वारा निकलेगी। ठीक है, ज्वर, देखो यहाँ पर उसी प्रकार के रोग भी बताए गए। ज्वर होगा, ठीक है, बुखार आएगा, अतिसार मतलब उन मार्ग से आपका निकलेगा आहार। ठीक है, उसके बाद वमन, विरेचन, मूर्छा, प्रलाप, तृष्णा, भ्रम। ठीक है, ये जैसे कंडीशंस आ जाएंगी। फिर इसका हम लोग बात करने वाले अल्सक और विसूचिका। अल्सक और विसूचिका जो होते हैं अजीर्ण में आहार करने से जो मतलब होती हैं कॉम्प्लिकेशंस, उसमें अल्सक विसूचिका बहुत कॉमन है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आहार का अति मात्रा में सेवन किया आपने तो क्या होगा, आहार का अति मात्रा में सेवन किया, वात अति दोष प्रकोप हो गया। ठीक है, उसका अमाशय में प्रविष्ट होकर स्रोतो अवरोध, मतलब अमाशय में जब गए तो कहीं ना कहीं स्रोतो अवरोध उत्पन्न किया, जिन चैनल से मतलब आहार का फ्लो हो रहा था, जिन चैनल से ब्लड का फ्लो हो रहा था, उन दोष का फ्लो हो रहा था, उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। फिर क्या होगा, अन्न का आलसी भूत होकर पड़े रहना। अन्न क्या हुआ,
जहाँ पर मतलब मूवमेंट होना चाहिए था, देखो मूवमेंट हो नहीं पा रहा, सब कहीं ब्लॉकेज है, तो अन्न आलसी भूत हो गया, मतलब अन्न आलसी की तरह पड़ा रहेगा, तो उससे हो जाएगा अल्सर रोग। अल्सर रोग हो गया। अल्सर रोग की आगे की कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी, अन्न का मुख मार्ग तथा गोला मार्ग से बाहर निकलते हुए विसूचिका यानी सुई, विसूचिका रोग यानी सुई चबने के समान पीड़ा उत्पन्न करते हैं। अगर पड़ा रहा तो, अगर आहार आपका, आपने बहुत स्रोत अवरोध हो गया, सब कुछ हो गया, तो पड़ा रहा तो अल्सर रोग हो गया। अगर वो आहार निकलता है, अगर आहार निकलेगा तो जहाँ से वो निकलेगा, गुदा मार्ग से निकलता है, तो वहाँ पर सुई चुभने के समान पीड़ा होगी, मतलब ऐसा लगेगा कि कोई सुई चुभ हो रहा है, ठीक है। तो तब उस रोग को क्या कहते हैं, विसूचिका रोग कहते हैं, ठीक है। अल्सर के लक्षण हम लोग पढ़ेंगे। इस रोग में आहार ना तो मुख मार्ग से में वमन के रूप में, ना गुदा मार्ग से विरेचन के रूप में, ना ही पचता है, इसलिए इसे अल्सर रोग कहते हैं। अल्सर मतलब आलसी, आलसी से कोरिलेट कर सकते हो। तो अल्सर मतलब आलसी की तरह पड़ा रहेगा, ना ऊपर से निकलेगा वमन के थ्रू, ना नीचे से निकलेगा विरेचन के थ्रू, ठीक है, और ना ही पचेगा, तुम औषधियाँ दोगे तो भी पचेगा नहीं, इसलिए इसे अल्सर रोग कहते हैं, ठीक है। अल्सर की चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, अल्सर की चिकित्सा करने के लिए सर्वप्रथम सेंधा नमक, उष्ण जल और सर्वप्रथम सेंधा नमक उष्ण जल से वमन करा सकते हैं। उसके बाद स्वेदन तथा उपवास कराएंगे। अब देखो अल्सर में क्या अन्न पड़ा हुआ, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, उस अन्न को निकालना है किसी तरीके से। तो आपने सीधा नमक उष्ण जल लिया, उस अन्न को निकाल दिया, और उस अन्न को निकालने के बाद हमारी जठराग्नि जो हो गई है वो हो गई है बिल्कुल डाउन, ठीक है, तभी तो आपको आहार था वहाँ पर। तो जठराग्नि को फिर प्रदीप्त करना है, तो जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए क्या करें, और साथ में वात दोष प्रकोपित भी होगा, तो स्वेदन तथा उपवास। स्वेदन क्या करेगा, वात दोष को डाउन ले जाएगा। उपवास से क्या होगा कि जो जठराग्नि है वो नेचुरली बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ें मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिखा। तो पहले क्या करेंगे, सेंधा नमक प्लस उष्ण जल से हम लोग वमन करा लेंगे, उसके बाद फिर स्वेदन कराएंगे, स्वेदन के बाद उपवास कराएंगे, ठीक। विसूचिका के लक्षण, विसूचिका के लक्षण क्या, इस रोग में आहार मुख मार्ग से वमन के द्वारा तथा गुदा मार्ग से विरेचन के द्वारा निकलता है हुआ शरीर में सुई चुभने के समान पीड़ा को उत्पन्न करता है, इसलिए इसे विसूचिका रोग कहते हैं। तो विसूचिका का लक्षण क्या है, देखो आहार या तो वमन के द्वारा निकले या विरेचन के द्वारा निकले, ठीक है, किसी भी तरीके से निकले, उसमें क्या होगा, साथ में शरीर में, पूरे शरीर में ऐसा लगेगा कि सुई चुभ हो रहा, सुई चुभने के समान पीड़ा हो, तो उसे विसूचिका रोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले विसूचिका की चिकित्सा क्या है। देखो विसूचिका में क्या कर, विसूचिका में सर्वप्रथम लंघन कराते हैं, ठीक है, इसमें निकल रहा है तो लंघन करा दिया। उसके बाद क्या करा दिया, विरेचन करा दिया, कि जितना भी आहार मतलब आहार नहीं पचा हुआ है उसको पहले निकाल दो, ठीक है। पथ्य औषध, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विरेचन करा लिया, विरेचन के बाद हम लोग फिर हम लोग संशोधन क्रम चलाएंगे, पेय विलेपी आदि का सेवन कराएंगे, ठीक है, क्योंकि जठराग्नि यहाँ पर भी डाउन हो चुकी है, तो जठराग्नि को धीमे धीमे हल्का हल्का आहार देते हुए पहले क्या करेंगे, पेया देंगे, फिर विलेपी, पहले मंड देंगे, फिर पेया, फिर विलेपी, इस तरीके से आहार का मतलब पहले बिल्कुल पतला आहार देंगे, फिर उससे थोड़ा गाढ़ा, फिर उससे थोड़ा गाढ़ा, इस प्रकार से आहार देते हुए जठराग्नि को बैलेंस करेंगे, ठीक है। वहाँ पर क्या उपवास करा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर अन्न पड़ा हुआ था, अन्न पड़ा हुआ है बिल्कुल पता नहीं कितने समय, यहाँ पर अन्न निकल रहा है, तो निकल भी चुका होगा काफ़ी मात्रा में, वहाँ तो पड़ा ही रहता है अल्सर में, ठीक है। आम दोष ही आम विष, आम दोष और आम विष, आचार्य चरक ने इसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दिया, देखते हैं। विरुद्ध आहार करने से पहले वाला आहार के बिना पचे पुनः आहार द्रव्य ग्रहण करने से, देखो पहले विरुद्ध आहार पहले तो आप ग्रहण कर रहे हो, ऊपर से जो आहार आपने खाया है वो भी पचा नहीं, वो पचा भी नहीं है अभी पूरी तरीके से, मतलब वो पूरी जगह डाइजेस्ट भी नहीं हुआ, इंडाइजेशन की कंडीशन है, फिर भी आपने ऊपर से आहार सेवन कर लिया, तो उससे क्या होता है, ये आम विष की उत्पत्ति। आम विष 1-2 दिन में नहीं होता है, मतलब महीने कर रहे हो, 6 महीने लगातार ऐसा कर रहे हो तो आम विष की उत्पत्ति होती है। ये नहीं कि आज आपका इंडाइजेशन हुआ और कल आपको आम विष की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने में आम विष की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अगर ऐसा कोई लगातार करता रहता है, मतलब इंडाइजेशन हो रहा है फिर भी खाना खा रहा है, तो आम विष की उत्पत्ति होती है। आम दोष विष के समान लक्षणों वाला होता है, इसलिए इसे आम विष कहा गया। इसके जो लक्षण होते हैं, मतलब इसके जो सिम्टम्स होते हैं आम विष के, वो विष के समान होते हैं, इसलिए आम विष कहा गया आचार्य। इसके लक्षण जो होते हैं वो विष के समान होते हैं, इसलिए इसे आम विष कहा गया, ठीक है बच्चों। आम दोष की चिकित्सा कैसे करते हैं, अवतर्पण, लंघन, पाचन, दोष शांत ना हो तो हेतु विपरीत चिकित्सा को छोड़कर व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे मतलब जो हेतु है, हेतु मतलब नॉर्मली क्या है, हेतु क्या है, जो मतलब जो कॉज है, कॉज उसका क्या है, अजीर्ण है, अजीर्ण मतलब विरुद्ध आहार सेवन से आपको ये हुआ है, ठीक है। तो व्याधि विपरीत चिकित्सा आपको करनी चाहिए। सामान्य सभी रोगों को दूर करने के लिए कुशल चिकित्सक हेतु विपरीत, देखो अगर सामान्य सभी रोगों को दूर करने के लिए, अगर उसे बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, जो भी रोग सामान्य सभी रोगों को दूर करने के लिए, देखो उसको क्या करना है, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत,
हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी, उभय विपरीत, मतलब हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी, मतलब जो उपशय के 18 भेद बताएंगे उनमें जो औषध वाला प्रकरण है, मतलब 6 टाइप्स का, वैसे औषधों का हमें सेवन करवाना चाहिए। ठीक है। आम दोष में आहार की व्यवस्था, आम जैसे कर किसी को आम दोष हो गया तो उसमें आहार की कैसे, उसे किस प्रकार से आहार देना चाहिए। तो पहले का आहार पच गया हो, यदि फिर भी रोगी का आमाशय दोषों से लिप्त हो, भोजन करने की इच्छा ना हो। देखो, पहले का आहार अगर पच गया हो, यदि फिर भी रोगी का आमाशय, फिर भी रोगी का आमाशय, मतलब आमाशय, देखो पहले का आहार अगर पच गया हो तब उसे देना है। ठीक है। आमाशय फिर भी दोषों से लिप्त हो तो नहीं देना है। भोजन करने की इच्छा ना हो, ऐसे रोगियों को दो पाचन के लिए अग्नि संदूषण, मतलब जो अग्नि की जो डाइजेस्टिव पावर है उसे बढ़ाने के लिए औषध को पिलाना चाहिए। यदि 2 अन्य काल तक भोजन का पाचन ना हुआ हो तो औषधि कदापि सेवन ना करें। मतलब सुबह वाला अभी सुबह मतलब आहार पचा नहीं है, सुबह वाला खाया हुआ, और शाम को भी नहीं, मतलब सुबह आहार जो खाया था वो शाम को भी नहीं पचा, मतलब 2 अन्य काल बीत गए, सुबह भी नहीं पचा था, अभी शाम को भी नहीं पचा। अगर 2 अन्य काल बीत गए फिर भी अगर आहार नहीं पचा हुआ है तो हम लोगों को करना क्या, हम लोगों को सिंपल उसे औषधि सेवन नहीं करानी है, क्योंकि उसकी जठराग्नि इतनी दुर्बल हो गई है कि वो आहार को ही नहीं पचा पा रही, कि सुबह जो आहार खाया था वो भी शाम तक भी नहीं पचा हुआ है। तो वो जो जठराग्नि है वो औषधि को किस तरीके से सेवन कर, देखो रोगी की दुर्बल जठराग्नि एक साथ औषध और आहार को पचाने में समर्थ नहीं होती। आहार औषध विभ्रम अत्यंत बलवान होने के कारण सहसा मृत्युकारक होते हैं। इसका मतलब क्या, उसमें ऐसी कंडीशन आ गई है कि रोगी की जठराग्नि जो बचा हुआ आहार है उसे ही नहीं पचा पा रही। तो आहार और औषध को भी पचाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए ना, कुछ मतलब डाइजेस्टिव पावर चाहिए। तो फिर जो आहार को ही नहीं पचा पा रही औषध को कैसे पचाएगी। अगर दोनों एक साथ मिल जाएंगी ना तो और ज़्यादा उसके लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और सहसा ही मृत्युकारक हो जाती। अगर ऐसी स्थिति बन गई तो और हो सकता है रोगी की मृत्यु भी हो जाए या और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आम दोष विमुक्त व्यक्ति के लक्षण। अब आम दोष आप कैसे पहचानेंगे कि इसको आम दोष पहले था, ठीक है, आपने आम दोष के लक्षण पढ़ लिए कि ये पेट में भारीपन होना चाहिए या ऐसे, ठीक है, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि वो आम दोष से मुक्त हो चुका है, तो उसके कुछ लक्षणों का विवरण करेंगे। ठीक है। आम दोष दूर हो जाने पर दोष, औषध, देश काल, बल, शरीर, साथ, प्रकृति आदि को अच्छी प्रकार से समझकर देख लिया कि आम दोष से रहित हो गया। फिर निरूबस्ती, अनुवासन बस्ती, स्नेहपान, अभ्यंग आदि का विधिवत सेवन करना चाहिए। पहले आपने देख लिया जो लक्षण उसमें दिखाई पड़ रहे थे आम दोष सेवन जन्य, कि पेट में भारीपन हो रहा था, ठीक है, उसके लक्षण जो विष के समान लक्षण जो होते हैं वो दिखाई पड़ रहे थे, ठीक है, वात प्रकोपित हो रखा था, वो सारे शांत हो गए हैं। उसके बाद आप लोगों आपको क्या करना, अभ्यंग आदि का विधिवत सेवन करना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर में आप लोगों से मिलते हैं।